अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर प्रोटेक्शन। हार्डवेयर प्रोटेक्शन में हम देखेंगे सीपीयू प्रोटेक्शन एंड देन हम देखेंगे कमांड लाइन इंटरप्रेटर जिसको शेल भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट हम मल्टीपल व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लें, प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लें जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के जिनको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर प्रोटेक्शन, और उसमें मेमोरी मैनेजमेंट प्रोटेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हम देखेंगे सीपीयू प्रोटेक्शन। पहले हम देखते हैं कि हार्डवेयर प्रोटेक्शन है क्या। प्रोटेक्शन सिस्टम मल्टीपल यूज़र यूज सिस्टम साइमल्टेनियसली। सिस्टम के प्रोटेक्शन का क्वेश्चन तब अराइज होता है, तब प्रोटेक्शन की बात आती है जब मोर देन वन पर्सन उसको यूज़ कर रहे हों या मल्टी प्रोग्रामिंग या कंकरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे हों। एक ही टाइम में काफ़ी सारे प्रोसेस रन हो रहे हों तो उस टाइम पे सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करना है। इफ़ अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मल्टीपल यूज़र एंड अलाउज कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, then the various process must be protected from each other activities। इस सूरत हाल में हमें प्रोसेस को भी जो है वो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, मेमोरी को भी मैनेजमेंट करना, मेमोरी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है जब कंकरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। एंड एक और चीज़ है जो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स है सीपीयू, जिसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, जिसकी यूटिलाइजेशन तो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम रिक्वायर हार्डवेयर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एक्चुअली है क्या, अगर उसको हम डिफाइन करना चाहें, प्रोटेक्शन इज एनी मैकेनिज्म for controlling the access of programs, processes or user to the resource defined by a computer system। हमने कहा था कि कंप्यूटर के पास रिसोर्सेज हैं, उनको हमने उनकी बेस्ट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है। बेस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हम उसको शेयर भी कर रहे होते हैं। हम मोर देन वन प्रोसेसेस को अलाउ करते हैं कि वो उसको यूज़ करें, मोर देन वन यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो उसको यूज़ करें। हम डिफरेंट टाइप्स की मैनेजमेंट करते हैं, स्केजुलिंग करते हैं। तो उस टाइम में उस हार्डवेयर रिसोर्स को जहां हम उसकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम कर रहे होते हैं, वहां उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। ये तो सब मेमोरी मैनेजमेंट में जब हमने देखा था, उसमें ये देखा था कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे कि मेमोरी जो है वो हमारा टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम जो होते हैं आके जो है वो लोड होते हैं। तो हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि कोई भी प्रोसेस दूसरे को ओवरराइट ना करे, कोई प्रोसेस अपनी एड्रेस स्पेस से बाहर ना जाए। हम उसको लिमिटाइज कर रहे थे बेस एंड लिमिट रजिस्टर के थ्रू। आज हम देखते हैं सीपीयू प्रोटेक्शन क्या है। सीपीयू प्रोटेक्शन जो है वो एक्चुअली सीपीयू प्रोटेक्शन जो हमारे पास है, सीपीयू को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। सीपीयू एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करने के लिए हम मोर देन वन प्रोसेसेस को अलाउ करते हैं कि वो उसको यूटिलाइज करें। जब वो उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक टाइमर, और टाइमर जो होता है वो सेट करते हैं, और एक क्लॉक यूज़ करते हैं, फिक्स्ड इंटरवल क्लॉक। टाइमर जो होता है उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन की जाती है, वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो डिक्रीमेंट होता रहता है उस वैल्यू में। और जो फिक्स्ड इंटरवल क्लॉक है वो इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कि वो सीपीयू को इंटरप्ट करेगा। सीपीयू को इंटरप्ट करेगा जब टाइमर की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट होके 0 पे आ जाए,
तो वो सीपीयू को इंटरप्ट करेगा और वो नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू असाइन हो जाएगा जो स्केजलिंग में वेटिंग में पड़ा हुआ है, स्केजलिंग के पार्ट लिहाज से उसको प्रोसेस असाइन हो जाएगा। क्योंकि देखें ऐसे होता है ना कि अगर हम काफ़ी सारे प्रोसेस हैं उनको हम ये तो अलाउ कर देते हैं कि आप इस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो सकता है कि अगर एक प्रोसेस ने उस रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, फॉर एग्जांपल सीपीयू को ही, तो वो तब तक फॉर एग्जांपल उसका काम है 30 सेकंड है या 30 मिनट है या जितना है, वो उसको ऑक्यूपाई कर ले और वो उसको फ्री ना करे कि जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता। हो सकता है उस दौरान उसने कुछ आईओ यूज़ करनी हो तब भी उसने ऑक्यूपाई उसको कर रखा हो, तो रिसोर्स भी हमारा वेस्ट हुआ, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी मिनिमम पे आ गई। और दूसरा ये है कि जो वेटिंग में प्रोसेस पड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, वो कोई प्रोसेस लॉस भी हो सकता है। तो उसके लिए हम टाइम शेयरिंग मतलब वो मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउ करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग जब अगर तो एक प्रोसेस एक रिसोर्स यूज़ करता है, वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ये स्केजुलिंग करने की, हमें ये प्रोटेक्शन करने की, क्योंकि उसने यूज़ करना है, उसने यूज़ करके उसको फ्री कर देना है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब मोर देन वन प्रोसेसेस आ जाते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं टाइमर से और फिक्स इंटरवल क्लॉक से। टाइमर जो है जैसा पहले मैं अभी डिस्कस किया आपके साथ कि उसकी वैल्यू सेट करते हैं, कोई ना कोई जितने सेकंड उसको टाइम अलाउ करना होता है उतनी हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। CPU protection: in addition to protecting IO and memory, we must ensure that the operating system maintains control. We must prevent the user program from getting stuck in infinite loop or not calling system service and never returning control to the CPU. Inam, roll number 78. What are you doing? Keep quiet, class. To accomplish this, we can use a timer which interrupts the ठीक है मैम। specified. मैम आप इनामुल हक को हैं या इनाम को? मैम हेलो मैम। To accomplish this, we can use a timer which interrupts the CPU after specified period to ensure that the operating system maintains control. The timer period may be variable or fixed. A fixed rate clock and a counters are used to implement a variable timer. The OS initializes the counter with a positive value. The counter is decremented every clock tick by the clock interrupt service routine. When the counter reaches the value 0, a timer interrupts are generated that transfer control from current process to the next scheduled process. वही बात जो मैंने अभी डिस्कस की है, टाइमर और फिक्स्ड इंटरवल क्लॉक होता है। टाइमर को हम वैल्यू सेट कर देते हैं, वो ऐसा ऐसा डिक्रीमेंट करके जब 0 पे आती है तो फिक्स्ड इंटरवल क्लॉक जो है वो जो है इंटरप्ट क्रिएट होती है, कंट्रोल जो है वो एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो जनरेट होती है और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है स्केजलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंट्रोल दे दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा काम करता है। और अब बात आती है कि ये टाइमर जो है इसको कौन लोड करता है? क्या ये प्रोसेस इसको लोड करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रोसेस इसको लोड नहीं करते। टाइमर को सीपीयू इंस्ट्रक्शन के थ्रू लोड किया जाता है। ये एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं। टाइमर जो है, अगर टाइमर को हम यूज़र प्रोसेस नहीं जो है वो लोड करना है तो हर प्रोसेस अपनी मर्ज़ी के पॉइंट मुताबिक वो अपने टाइम को सेट करके उसको लोड कर देगा। तो मसला फिर हमारा प्रॉब्लम वही का वही रहेगा कि कोई ऑक्यूपाई कर लेगा सीपीयू को, वो उसको फ्री नहीं करेगा प्रोसेस। तो ये जो है यूज़र प्रोसेस के कंट्रोल में नहीं होता। टाइमर को सीपीयू इंस्ट्रक्शन के थ्रू लोड किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फिर मैनेज करता है। Thus we can use the timer to prevent the program from running too long.
In the most straightforward cases, the timer could be set to interrupt every n milliseconds, where n is the time slice that each process is allowed to execute before the next process gets control of the CPU. The OS is invoked at the end of the each time slice to perform various हाउसकीपिंग टास्क। ये सीपीयू स्केजुलिंग हम देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट, उसके एल्गोरिदम देखेंगे, उसमें ये देखेंगे हम कि सीपीयू कैसे असाइन किया जाता है। देखिए जब मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फॉर एग्जांपल 3 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, तो उस टाइम पे हम कैसे इसको मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोसेस ने 10 सेकंड के लिए सीपीयू यूज़ करना है, प्रोसेस 1 ने, प्रोसेस 2 ने उसको 5 सेकंड के लिए यूज़ करना है, प्रोसेस 3 ने उसको जो है वो 10 सेकंड के लिए यूज़ करना है अगेन। तो हम इसको किस तरह मैनेज करते हैं? ये स्केजुलिंग एल्गोरिदम होते हैं जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का भी होता है। बहुत सारे एल्गोरिदम है, राउंड रॉबिन है, फिर इसके अलावा हम इसकी स्केजुलिंग के एल्गोरिदम और भी देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हर प्रोसेस का टाइम स्लाइस होता है। अब ये देखें ना, अगर बहुत ज़्यादा टाइम वाले प्रोसेस जो हैं वो आते जाएं, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हम उस पर एल्गोरिदम अप्लाई करें कि जो पहले आए वो पहले सीपीयू ले ले, तो क्या होगा? पहले फॉर एग्जांपल ऐसा प्रोसेस आया है जिसके 30 सेकंड जिसका टाइम था, उसने 30 सेकंड तक यूज करना था। अब वो आया, वो पहले आया, उसने आके ऑक्यूपाई कर लिया सीपीयू को, 30 सेकंड तक वो उसको फ्री नहीं करेगा। और हो सकता है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस था उसका टाइम जो था सिर्फ 5 सेकंड था, लेकिन उसको कितना इंतजार करना पड़ा? 30 सेकंड प्रोसेस 1 जब तक अपनी जॉब कंप्लीट नहीं करेगा, 30 सेकंड उसको वो वेट करना पड़ेगा, और 5 सेकंड अपने वाले लगा के 35 सेकंड में वो कंप्लीट होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज था उस एल्गोरिदम का। फिर इससे नेक्स्ट जो एल्गोरिदम आए उसमें ये था कि अगर मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ये कानून रखते हैं, तो ये एल्गोरिदम यूज करते हैं, तो इसमें तो जो जिनका टाइम बहुत कम है उनको बहुत वेट करना पड़ रहा है। फिर ये जो है नेक्स्ट और एल्गोरिदम आए जिसमें ये डिफाइन किया गया कि जी हर ऐसे ऐसे टाइम को डिवाइड करते हैं कि बेशक किसी का 30 है, किसी का 5 है, किसी का 4 है, तो हम टाइम डिफाइन कर देते हैं कि हर प्रोसेस स्टार्ट में जो है 5 सेकंड के लिए सीपीयू लेगा। बेशक जिसका 30 है वो 5 सेकंड के लिए लेगा, उसके बाद उसको वो फ्री करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो 5 सेकंड के लिए लेगा, जो प्रोसेस 1 का बाकी टाइम रह गया वो बाद में कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट को देगा, नेक्स्ट अपना 5 सेकंड यूज करेगा, फिर वो नेक्स्ट को देगा, वो 5 सेकंड यूज करेगा, वो नेक्स्ट को, इस तरह ये एक, फिर वो दोबारा से फर्स्ट पे आ जाएगा और उसको फिर कंटिन्यू करेगा। इस तरह के एल्गोरिदम्स हैं जिसमें हम सीपीयू यूटिलाइजेशन और स्केजुलिंग वगैरह करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट डिटेल में हम इसके एल्गोरिदम्स को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कमांड लाइन इंटरप्रेटर शेल्स, यूनिक्स, डास। यूनिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर क्या है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। कमांड लाइन क्या है? डास और जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे स्टार्ट में, वो सारे कमांड लाइन ही थे। कमांड लाइन मतलब जो भी हमने ओपन करना है, कोई फोल्डर, कोई डायरेक्टरी ओपन करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, हमने कोई सेव करनी है, हम एक स्क्रीन होती थी उसके ऊपर उसको लिख के कमांड देते थे, कमांड की सूरत में वो उसको बताते थे कि क्या करना है। आजकल जो हमारे पास विंडोज हैं वो GUI यूज कर रही हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले जो थी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, उनमें कमांड लाइन था, तो उसमें हर जो है वो जो बेशक कोई आइकन, उसमें आइकन वगैरह तो होते नहीं थे, कोई फोल्डर ओपन करना है, कोई डायरेक्टरी ओपन करनी है, किसी को अपडेट करना है, किसी को डिलीट करना है, किसी को स्टोर करना है, हम उसको कमांड के थ्रू बताते थे। तो यूनिक्स जो है वो कमांड लाइन भी है, और जो है डास जो है वो भी कमांड लाइन इंटरप्रेटर रखता है। कमांड लाइन इंटरप्रेटर one of the most important system program for an operating system is command interpreter, which is the interface between the user and operating system. ये जैसे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो विंडोज का है,
तो इस तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे पहले थे, डॉस थे या यूनिक्स थे, उसमें जो है कमांड लाइन इंटरप्रेटर था. Its purpose is used to read user command and try to execute them. इसका पर्पस क्या है कि यूजर जो कमांड्स देता है उसको रीड करे एंड एग्जीक्यूट करे. सम ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड द कमांड इंटरप्रेटर इन द कर्नल. ये ऐसे भी है कि जो आजकल GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें कुछ में ऐसे है कि कर्नल में उनके जो है वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी है. हम उनको दोनों मोड में रन कर सकते हैं, कमांड के थ्रू भी, और उनको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है उनका. अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, लिनक्स एंड डॉस ट्रीट it as a special program that runs when a job is initiated or when a user first log on the time sharing system. This program is sometimes called command line interpreter and is often known as the shell. कमांड लाइन इंटरप्रेटर को यूनिक्स के टर्म में जो है वो हम शेल भी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ शेल्स की एग्जांपल हैं. सबसे पहले शेल जो है वो बेल लैब्स में प्रिपेयर किया गया, तो वो बॉर्न शेल था. फिर उससे कौन शेल, इस तरह के शेल जो है वो इंट्रोड्यूस किए. ये शेल्स जो है वो कमांड्स ही हैं. इट्स फंक्शन इज सिंपल टू गेट द नेक्स्ट बॉर्न शेल, सी शेल और इस तरह के शेल्स, मतलब कमांड्स थी. इनको याद किया जाता था उस टाइम पे और यूज़ किया जाता था अपनी कमांड्स के लिहाज से. जो जब भी कोई कमांड राइट की जाती थी तो उसमें फर्स्ट वो लेटर को देखते थे और वो समझ जाते थे, मतलब इंटरप्रेटर जो था वो समझ जाता था कि जी ये इस चीज़ की कमांड है. नेक्स्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मल्टीपल व्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास, एक तो उसका होता है यूज़र व्यू, एक होता है प्रोसेस व्यू जो उसके प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे, और तीसरा होता है उसका सिस्टम व्यू. अब ये जो है 3 व्यू से हम इसको देखेंगे कि ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और यूज़र को ये किस तरह एंटरटेन कर रहा है, प्रोसेसेस को किस तरह एंटरटेन कर रहा है और सिस्टम को ये किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है और किस तरह से ये जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. यूज़र व्यू में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है यूज़र इंटरफेस. यूज़र को सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट जो प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस वो है यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी डिवाइस के साथ, कंप्यूटर डिवाइस के साथ. नेक्स्ट है यूजर प्रोसेस व्यू. बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये जो प्रोसेसेस होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो यूजर इंटरफेस के थ्रू नहीं यूज करते, वो API के थ्रू यूज करते हैं. API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जिसके थ्रू प्रोसेस इसको यूज करते हैं. मैंने बताया था इंटरप्ट जनरेट होती है, ट्रैप जनरेट होता है, सिग्नल होता है. तो उस सूरत में क्या होता है, कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम का पीस ऑफ कोड रन होता है. तो बेसिकली ये प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो यूजर इंटरफेस के थ्रू नहीं कर रहे, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू, प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू कर रहे हैं. नेक्स्ट है सिस्टम व्यू. मेरे ख्याल में अब ना वो जूम का काफी देर मैंने क्लास का वेट भी किया आप लोगों का, तो जूम का जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो रहा है. तो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को देखेंगे कि ये 3 पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं.